नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर आप में से कोई इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा और एक्सप्लेन के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी समझा। आज मैं आप सब लोगों को एक इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो है डिफरेंस बिटवीन एवरेज मोशन एंड इंस्टेंटेनियस मोशन। इसके बारे में यहाँ पे एवरेज मोशन में आपका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों आ जाएगा, और इंस्टेंटेनियस मोशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों आ जाएंगे। तो इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारे हेडिंग्स आपके सामने दिए हुए हैं। हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एवरेज मोशन, इंस्टेंटेनियस मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, एंड हम एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इससे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी पहली क्लास। तो हमारी जो पहली हेडिंग है वो है कि एक सीधी रेखा में एक समान गति, यानी यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने मोशन के बारे में आप लोग को बताया ये पहले ही, हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी वो मोशन पे ही थी। मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। होप आप लोगों ने देखी हो और समझ में आ गया हो। यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की बात की गई है। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है कि जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय कर रहा होता है तो हम कहते हैं हमारा जो वस्तु है जो मोशन कर रहा है उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, यानी एक समान गति है। यानी यूनिफॉर्म मोशन इज डिफाइंड एज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल द सेम डिस्टेंस या फिर सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति। तो ये समझते हैं इसको। जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट मेरा ओ पर है और t1 सेकेंड के बाद वो पॉइंट ए पर आ जाता है और t2 सेकेंड के बाद पॉइंट बी पर आ जाता है। तो अगर हमें किसी टाइम इंटरवल में इसका वेलोसिटी निकालना हो तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम? मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। स्पीड अगर पूछ लेता यहाँ पे तो स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाता डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो हमें टाइम इंटरवल चाहिए। अगर मैं पूछूं कि हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी में उसने कितना वेग हासिल कर लिया, फिर उसकी गति क्या थी, उसका वेग क्या था, अगर हमें ये निकालना हो तो हम ए टू बी में टाइम इंटरवल निकालेंगे और जितना डिस्प्लेसमेंट किया है हम वो निकालेंगे। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वे 0 से बी तक उसने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है वो x2 है एंड 0 से a तक उसका डिस्प्लेसमेंट x1 है। तो अगर हमें a टू b निकालना हो तो अगर हम x2 में से x1 को माइनस कर दें, इतना निकाल दें, तो मेरा a टू b का जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि OB माइनस OA, तो OB मेरा x2 है और OA मेरा x1 है, तो x2 माइनस x1 आ जाएगा a टू b का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और टाइम इंटरवल यानी मेरा 0 से b तक आने में t2 टाइम लगा है और 0 से a तक आने में t1 लगा है। तो a टू b जाने में टाइम इंटरवल मेरा हो जाएगा t2 माइनस t1। तो मेरा टाइम इंटरवल आ गया t2 माइनस t1, मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया x2 माइनस x1। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे वेलोसिटी हम इस तरीके से निकाल सकेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का मेन हेडिंग है वो है औसत गति। अब औसत गति में हमारा औसत वेग और औसत चाल दोनों आ जाएगा। तो मैं अभी आप लोगों को औसत चाल बता रहा हूँ, एवरेज स्पीड बता रहा हूँ। तो एवरेज स्पीड की डिफिनेशन हो जाएगी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ वेरिएबल वेलोसिटी। यहाँ पर वेरिएबल वेलोसिटी का ये मतलब है कि द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। यानी तो इसका जो डिफिनेशन है वो हो जाएगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ वेरिएबल वेलोसिटी देन एवरेज स्पीड फॉर दिस मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन।
ठीक है। यानी अगर इसको हिंदी में बोलें कि औसत चाल की डिफिनेशन क्या है, तो हो जाएगा किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी औसत चाल कहलाती है। ठीक है। और यहीं पे अगर हम औसत वेग की बात कर लें, यानी हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर लें, तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, डिफिनेशन सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है तात्कालिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस मोशन, और यहाँ पर भी दो बात आएंगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड की, यानी तात्कालिक वेग और तात्कालिक चाल की। अगर मैं इंस्टेंटेनियस मोशन यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड की मैं बात करूँ, तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी कि व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल देन द ऑब्जेक्ट पॉसेस डिफरेंट स्पीड्स एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट, then the speed of an object at a given instant of time is called its instantaneous speed। यानी जब हमारा जो वस्तु होता है वो असमान गति में हो, यानी समय के साथ साथ उसका जो हमारा मोशन है यानी जो वेलोसिटी या फिर जो चाल है वो हमारा चेंज होता जाए, तो किसी पार्टिकुलर टाइम पर हम अगर उसकी स्पीड की बात करें, उसकी वेलोसिटी की बात करें, तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस मोशन यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। आइए इसको और एक्सप्लेन के साथ समझते हैं। जैसे कि हमारा स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, स्पीडोमीटर बाइक वगैरह में लगे होते हैं। ठीक है। जैसे हमारी जो नीडल है ये जो हमारी स्पीड बताती है, अगर ये हमारा ये 60 पे है तो हम कहेंगे जो मेरी बाइक है वो 60 किलोमीटर पर हावर से चल रही है। ठीक है। और अगले 5 मिनट बाद इसकी जो स्पीड है वो हो जाए 80 किलोमीटर पर हावर, तो मैं क्या कहूँगा कि इस टाइम इंस्टेंट पर इसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर हावर है, और इस टाइम इंस्टेंट पर इसकी जो स्पीड है वो हो जाएगी 80 किलोमीटर पर हावर। तो एक टाइम इंस्टेंट है ना, एक पार्टिकुलर टाइम पर इसकी हम स्पीड निकाल रहे हैं, तो हमें मालूम चल रही है कि इस समय ये 60 किलोमीटर पर हावर से चल रही थी, अभी ये 80 किलोमीटर पर हावर से चल रही है, तो ये हमारा हो जाएगा टाइम इंस्टेंट। ठीक है। यानी इंस्टेंटेनियस मोशन यानी किसी पार्टिकुलर टाइम पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बात करते हैं तो हमारा वहाँ हो जाता है इंस्टेंटेनियस मोशन, यानी तात्कालिक गति या फिर तात्कालिक चाल, तात्कालिक वेग कह सकते हैं आप। ठीक है। और समझते हैं इसको अच्छे से। मान लीजिए आप ही हैं, आपको ट्रेन पकड़ना है और ट्रेन के लिए आप लेट हो रहे हैं, तो आपने दौड़ना स्टार्ट किया। ठीक है। तो दौड़ने लगे तो आपकी जो वेलोसिटी थी, जो आपकी स्पीड थी, वो हमारा 6 मीटर पर सेकेंड था। यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड में आप लोग कन्फ्यूज़न मत होइएगा। अगर मैं कह दूँ कि 6 मीटर पर सेकेंड की वेग से, यानी 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से आप राइट की ओर रन कर रहे हैं, तो हमारा वेलोसिटी कहलाएगा, यानी डायरेक्शन आ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है। तो अगर हम स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमारा वो वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि आप स्टार्टिंग में 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे थे, और कुछ देर बाद चलने के बाद जब आप थक गए हैं तो आपकी जो स्पीड हो गई वो हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही आप पास पहुँचे तो आपको ट्रेन के चलने की आवाज़ सुनाई दी, उसकी जो हॉर्न है वो सुनाई दिया, तो आपने अपनी स्पीड बढ़ा ली ताकि ट्रेन छूट ना जाए, और आपने अपनी स्पीड कर ली 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आपका हम इस पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो आपकी जो स्पीड है वो है 6 मीटर पर सेकेंड, और इस पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो आपकी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी बात करें तो आपकी स्पीड हो गई है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो आपकी ये सारी जो वेलोसिटी हैं इंस्टेंट टाइम पे, किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो आपकी स्पीड या वेलोसिटी है वो हमारी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस मोशन। ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपने 1000 मीटर डिस्टेंस कवर किया और इतना डिस्टेंस कवर करने में आपने 200 सेकंड लिए, तो अगर मैं यहीं पे आपसे एवरेज स्पीड पूछ लूँ, ठीक है,
अगर मैं आपसे एवरेज स्पीड पूछ लूँ तो मैंने अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया 1000 मीटर और टाइम कितना लिया 200 सेकेंड। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारा 0 0 कट हो जाएगा। ठीक है, और 2 5 10, यानी हमारा जो टोटल यानी जो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गई या एवरेज स्पीड आ गया वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी आपकी जो एवरेज स्पीड रही वो आपकी रही 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर आप रन करते तो आप 200 सेकेंड में यहाँ तक पहुँच जाते। यानी एक यूनिफॉर्म हमारी जो स्पीड आ गई वो हमारी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम किसी इंस्टेंट टाइम पे पूछेंगे तो वो हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस मोशन। और अगर हम वेरिएबल स्पीड होने के बावजूद अगर एक कांस्टेंट स्पीड पूछें तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज मोशन। जैसा अभी हमने बात की, अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो हमारा पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, उसका 1000 आया था, 1000 मीटर, और हमारा टाइम आया था 200 सेकेंड। तो कट करने पे हमारा आ गया था 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम v इंस्टेंट निकालेंगे, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेलोसिटी की बात हो रही है तो वेलोसिटी में तो वही होगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट निकालें हमारा फार्मूला यहाँ पे सेम ही होगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी ये भी है। ठीक है, तो इसका फार्मूला भी सेम हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे निकालते हैं, हम टाइम की बात करें तो टाइम तो हम एक इंस्टेंट टाइम पर ले रहे थे, यानी टाइम तो हमारा चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, तो हमारा अगर टाइम ज़ीरो हो गया, जब टाइम ज़ीरो हो गया और हमारा जब टाइम ज़ीरो हो गया तो फिर वस्तु का मूवमेंट तो इम्पॉसिबल है, यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी जीरो हो जाएगा। ये तो 0/0 आ गया। 0/0 तो मैं जानता हूँ तो इन्फिनिटी होता है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो अनडिफाइंड है, इसको फाइंड ही नहीं किया जा सकता। तो इसी चीज़ को निकालने के लिए हमारे जो न्यूटन भैया हैं वो पूरा एक कैलकुलस बना दिए। तो इसको अगर हम ग्राफ की मदद से समझें तो पहले एक हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं हम वेलोसिटी का और टाइम का। ठीक है, तो हमारी जो वेलोसिटी है अगर हम इस एग्जांपल के तौर पे समझें तो मान लीजिए हमारी वेलोसिटी है, ये वेरिएबल वेलोसिटी है। ठीक है, दैन टाइम का इसका जो वेलोसिटी वो चेंज होता जा रहा है। तो अगर हम किसी दो पॉइंट की बात करें, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको हम t1 टाइम ले लें और इसको हम x1 डिस्प्लेसमेंट ले लें तो हमारी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो हो जाएगी x1/t, x1/t1। ठीक है, और अगर यही हम और पास ले लें दो पॉइंट्स, उनके बीच में अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो वो तो और स्मॉल आ जाएगा। ठीक है, इसको t2 ले लेते हैं, x2 ले लेते हैं, तो हो जाएगा x2/t2 इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम और स्मॉल लेते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ए और बी हमारे जो पॉइंट हैं, मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ वो इतने क्लोज हो जाएंगे कि उनके बीच जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसको हम ज़ीरो मेज़र कर लेंगे। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हमारा उसको हम ज़ीरो मेज़र कर लेंगे, इतने क्लोज आएंगे। हमारा जो टाइम इंटरवल आएगा, हमारा टाइम इंटरवल आएगा वो भी बहुत ही क्लोज रहेगा, उसको भी हम ज़ीरो मेज़र कर लेंगे। यानी उन्होंने कहा कि इसको हम टेंडिंग टू ज़ीरो लेते हैं, ना कि हम टोटल ज़ीरो लेते हैं। तब उन्होंने कैलकुलस से इसका जो फार्मूला बनाया, स्पीड का जो हमारा फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन इसके साथ साथ क्या करेंगे हम, उन्होंने बताया कि इसकी हम लिमिट ले लेंगे। लिमिट वो हमारा हो जाएगा कि डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, यानी जो हमारा टाइम रहेगा वो ज़ीरो के बिल्कुल ही पास रहेगा, बिल्कुल ज़ीरो होने वाला रहेगा। तो इस प्रकार से उसका उन्होंने फार्मूला बना दिया, उन्होंने पूरी कैलकुलस बना दी इस पर कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और या फिर इसी को उन्होंने कहा कि इसका डेरिवेटिव हम ले लेते हैं यानी डी एस अपॉन डी टी। तो उन्होंने उसका ये फार्मूला बना दिया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा
एस बाई डेल्टा टी या फिर डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर हम आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। वेलोसिटी की बात की है तो डिस्प्लेसमेंट ही निकालेंगे हम, स्पीड की बात तो की नहीं है कि डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन की बात की गई है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट का मोशन है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो मोशन है वो एक ही पॉइंट पे है। तो मान लिया कि हमारा जो मोशन है, जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी v है। ठीक है, और t1 टाइम 0 से लेकर c1 तक यहाँ पे t1 टाइम है, और 0 से लेकर d1 तक यहाँ पे हमारा t2 टाइम है। ठीक है, तो अगर इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, अगर c1 से लेकर के d1 तक इसने कितना, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े हैं कि v इक्वल टू होता है, यानी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमारा t के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा v मल्टीप्लाई t। ठीक है, तो यहाँ पे हम c1 से d1 तक की डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम दिए हैं, तो इसका हमें टाइम इंटरवल निकालना पड़ेगा। कैसे? अगर हमें c1 d1 चाहिए, अगर हमें c1 d1 की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा हमारा o d1 माइनस o c1। तो o d1 यानी क्या? o d1 यानी t2 और o c1 यानी t1। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा t2 माइनस t1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, तो हमारी c1 और d1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t2 माइनस t1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें x इक्वल टू हो जाएगा v, यहाँ पे t की जगह पे हो जाएगा t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल। अब यहाँ पर अगर हम v की जगह पे c1c रखें, v की जगह पे यहाँ पे हम oa और d1 d भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा सेम है। तो v की जगह पे अगर यहाँ पे हम c1 रखें, और t2 की जगह पे अगर हम यहाँ पे o d1 रखें, और t1 की जगह पे o c1। ठीक है, अगर हम ये रखें तो हम जानते हैं कि c1 मल्टीप्लाई और o d1 माइनस o c1 इक्वल टू क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है c1 d1। तो c1 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा c1 d1, यानी मल्टीप्लाई हमारा कितना आ जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा c1 मल्टीप्लाई c1 d1। यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ आ रहा है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू होता है एरिया। तो हमारा इस प्रकार से ये एरिया निकल रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ जा रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जा रहा है एरिया ऑफ, फिगर हमारा क्या है, फिगर है हमारा c1 d1 d। ठीक है, यानी जो हमारा ये ग्राफ बन रहा है c1 d1 d c, वो हमारा इसका एरिया निकाल लूँगा मैं। तो हमारा एरिया निकालने से हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से डिस्प्लेसमेंट। आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमें पोजीशन टाइम ग्राफ निकालना है। तो अब हम पोजीशन टाइम ग्राफ की मदद से हम वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लूँ, मेरा जो ऑब्जेक्ट का पहला पोजीशन है वो x0 है। ठीक है, और वो फिर t1 टाइम के बाद उसका जो पोजीशन है वो हमारा x1 हो जाता है, और t2 टाइम के बाद उसका जो पोजीशन है वो x2 हो जाता है। तो अगर हमें t1 और t2 टाइम के बीच जो अंतराल है, जो टाइम इंटरवल है, अगर उसके बीच हमें अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए। ठीक है, तो ऐसे लाइन्स को हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को अगर हम अल्फ़ा ले लें, t1 से लेकर के d1 तक निकालना है, इसके बीच में जो उसकी वेलोसिटी में वो फाइंड करनी है, तो हमें टाइम इंटरवल निकालना पड़ेगा। तो टाइम इंटरवल अगर मैं निकालूंगा t2 माइनस t1, ठीक है, तो ग्राफ की मदद से क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा o d1 माइनस o c1। अब इसका मतलब ये है कि c1 d1। ठीक है, तो हमारा ये निकल आएगा। और इसी तरह अगर हम x2 माइनस x1 निकालना चाहे,
x2 हमारा क्या है, हमारा O से लेकर के D2 तक की पोजीशन है, और x1 क्या है, O से लेकर के C2 तक की। ठीक है, तो हमारा x2 माइनस x1 इक्वल टू आ जाएगा OD2 माइनस OC2। तो OD2 माइनस OC2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, C2D2। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम फिगर से देख रहे हैं तो हमारा जो C1D1 है, यानी जो हमारा C1D1 है ये हमारा CE के इक्वल है। ठीक है, तो C1D1 इक्वल टू हो जाएगा CE, और इसी प्रकार से C2 जो D2 है हमारा, जो C2D2 ये हमारा हो जाएगा DE। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, DE। समझ में आया? तो यानी यहाँ पे अगर हम फार्मूला से निकालें, अगर हम वेलोसिटी की फार्मूला जानते हैं कि हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो हमारा x2 माइनस x1 क्या आ गया है, वो हमारा आ गया है DE, और हमारा T2 माइनस T1 आ गया है, वो आ गया है हमारा CE। ठीक है, तो DE अपॉन CE। अब यहीं पे अगर मैं DE अपॉन CE की बात करूं, तो मैं फिगर में देख रहा हूँ कि मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है CDE। अगर उस ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो मेरा जो DE है वो मेरा एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जो CE है वो मेरा एक बेस है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा। यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल है, तो यहाँ पे एंगल क्या है हमारा, अल्फा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, tan अल्फा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो v का फॉर्मूला है वो क्या आ गया हमारा, tan अल्फा, यानी v का फॉर्मूला हमारा tan अल्फा भी होता है। अगर इससे मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ पोजीशन टाइम ग्राफ से, अगर यहाँ पे tan अल्फा यानी हमारा अगर tan 90 हो जाए, हमारा जो एंगल है अल्फा का अगर वो 90 हो जाए, तो मैं जानता हूँ कि जो tan 90 की वैल्यू होती है वो होती है हमारी इन्फिनिटी। तो उस टाइम हमारा जो वेलोसिटी हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारा एक ऐसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो इस टाइम हमारा जो टाइम रुका हुआ रहेगा, और ये जो हमारी वेलोसिटी वो बढ़ती जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी ये अनडिफाइंड है। ठीक है, तो tan अल्फा हमारा 90 नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, वो है कि एक बंदूक की गोली एक स्थिर लक्ष्य से 5 सेंटीमीटर धंसकर अपना आधा वेग खो देती है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि वह रुकने से पहले कितनी और धंस जाएगी। यह मान लिया जाए कि उसके वेग का प्रतिरोध एक समान है। यानी अ गन शॉट डिप्ड 5 सेंटीमीटर इनटू अ स्टेशनरी टारगेट एंड लॉसेस half of the velocity. Find out how many more sunk before it stop if it assumed that its resistance to the velocity is uniform. ठीक है, यहाँ पे वेग का प्रतिरोध मतलब क्या है, वायु प्रतिरोध से एक बार हम बोल सकते हैं कि हमारा वायु प्रतिरोध वो एक समान है, नगण्य कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने फिगर में बताया हुआ है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी कोई एक बुलेट है। ठीक है, वो जब दीवार में टकराना स्टार्ट करती है तो 5 सेंटीमीटर धंस करके दीवार में उसकी जो वेलोसिटी है वो आधी हो जाती है, यानी v/2 हो जाती है। और ठीक है, और कुछ देर बाद जाकर के उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारी 0 हो जाती है। तो यही पूछ रहा है कि v/2 यानी जब उसका वेग आधा हो जाता है तो आधा होने के बाद से लेकर के शून्य होने तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना और चला, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है कि हमारी जो वेलोसिटी है a2, अगर मैं b की बात करूं, अगर मैं a से लेकर के b तक की बात करूं, तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो u/2 हो गई है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है ही। ठीक है, और उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हमारा जो s हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v² इक्वल टू u² प्लस 2as। यहाँ पे मैंने v की इक्वल टू मैंने बताया u/2 हो गया है, तो यहाँ पे v इक्वल टू मैंने रख दिया u/2। अब u/2 का होल स्क्वायर निकालेंगे हम यहाँ से, तो हो जाएगा u²/4, उसके बाद u²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रिटार्डेशन की बात आ रही है क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी है वो घट रही है, मंदन की बात आ रही है, तो यहाँ पे हम इसलिए प्लस की जगह पे हम माइनस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2a, और s की वैल्यू मेरी 5 सेंटीमीटर दी हुई है। हम v²/4 को इस तरफ लाएंगे और 2a
इंटू 5 को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 10a इज इक्वल्स टू 3u स्क्वायर बाई 40। ठीक है। तो हमारा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी 3u स्क्वायर बाई 40। जब हमारी a की वैल्यू मिल गई है 3u स्क्वायर बाई 40, यहाँ से हम s की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, अब b से लेकर के c तक की, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमारा u के टर्म में आ गया है। तो अगर यहाँ पे अगर हम फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो b से c तक की बात करेंगे हम इन दोनों पॉइंट्स के, तो हमें जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी 0 हो गई है। तो फाइनल वेलोसिटी जगह पे हम 0 रख दिए। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी b से अगर c की बात कर रहे हैं तो हमारा u/2 है, ठीक है। तो अगर हम u की जगह पे u/2 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा u स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और 2 और a की वैल्यू में हमारी निकल गई है 3a स्क्वायर बाई 40 की जगह मैंने रख दिया 3u स्क्वायर बाई 4 और इंटू में s है तो इंटू में s हमारा हो गया। यहाँ से अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हमारा ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 40 इक्वल्स टू 6u स्क्वायर s बाई में 4, ठीक है। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 6s इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, यानी हमारा 6x इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। तो हमारा जो b से लेकर के c तक जाने में जो हमारा जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो हो गया हमारा 1.66 सेंटीमीटर। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम से आता रहता है। इसमें पूछता है कि कितने टाइम पश्चात इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, या फिर इतनी इसकी वेलोसिटी कितने टाइम में हुई, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक कण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना प्रारंभ करता है तो वह कितने समय पश्चात 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करेगा। यानी इफ अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग एट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आफ्टर हाउ लॉन्ग विल ही अचीव वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन में हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 दिया है क्योंकि चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। जो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी दी है वो दिया है 28 मीटर पर सेकंड और हमारा एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मैं जानता हूँ मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है हमारा v इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। तो हमारी v की वैल्यू दी हुई है 28 में रख दिया और हमारा u तो 0 है क्योंकि प्रारंभ की बात कर रहा है कि चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो हमारा ये u 0 हो गया और a की वैल्यू हमारी 4 दी है तो 4 हो गया और t हमारा दिया, t हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ जब सॉल्व करते हैं इसको तो हमारा ये हो जाएगा 28 इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 28 बाई में 4, तो हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी t इज इक्वल्स टू 7। तो हमारे t की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेकेंड। तो हमारा बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं इसलिए मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया, ठीक है। तो हमारे आज के टॉपिक्स जितने मेन टॉपिक्स थे सारी क्लियर हो गए। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए 2 1 3, ठीक है। और आई होप आप लोग को आज का सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर तब भी आप लोग के माइंड में कुछ भी डाउट आता है, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए हमेशा ओपन है। आप लोग कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को मेरे सामने रख सकते हैं और मैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए।